हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी कपलिंग ऑफ रिएक्शंस को। सो एनर्जी कपलिंग ऑफ रिएक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। तो हमने इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बेस्ड अपॉन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। सो एंडोकॉनिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक्सोकॉनिक रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होती है, कपलिंग होती है एंडोकॉनिक रिएक्शंस की टू एक्सोकॉनिक रिएक्शंस। बोथ आर कपल्ड। ये बहुत बेनिफिशियल होता है एंड इट इज़ अ लॉजिकल डिज़ाइन दैट वी हैव, जिसमें कि एक्सोकॉनिक रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एंडोकॉनिक रिएक्शंस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकें, ठीक है, टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए थे, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड विच इज़ द एंडोकॉनिक रिएक्शन। It is coupled with ATP hydrolysis which is exergonic reaction। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शंस होते हैं सबका अपना अपना डेल्टा जी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल डेल्टा जी कपल्ड रिएक्शंस का जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो ही जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, दैट इज टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो सेम इज द केस विद अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। जो भी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जो सिंथेसिस होती है, बायोसिंथेसिस इज ऑलवेज कपल्ड विद मोस्ट ऑफ द टाइम विद एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो ये आप जब पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री आगे, आप बेसिकली जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब आप ये इसके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे, कपल्ड रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स। कौन से एग्जाम्पल्स? एक तो मैकेनिकल एग्जाम्पल की हेल्प से और केमिकल एग्जाम्पल की हेल्प से हम एनर्जी कपलिंग को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो लेट्स बिगिन विद द मैकेनिकल एग्जाम्पल। तो इसमें अगर आप देखें तो दिस फिगर शोज द एनर्जी कपलिंग। एंड इसमें क्या है कि जैसे ये सपोज करो कि ये एक एलिवेटेड, एक उठा हुआ एक सरफेस है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई माउंटेन क्लिफ है। ठीक है, ये बेस है और ये टॉप है क्लिफ का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक जो बेस है क्लिफ का, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर टॉप तक पहुँचाना है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेस पे है, दैट मीन्स कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब इसको अगर ऊपर पहुँचाना है तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो डेल्टा जी है दैट इज लेस देन 0, यानी कि ये एंडोकॉनिक रिएक्शन है, इसको ऊपर पहुंचाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर टॉप पर इंक्लाइंड प्लेन में टॉप पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है विच इज बिगर देन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बड़ा है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी है which tends to make it fall down to the base। ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियसली नीचे आएगा बेस की तरफ। और जब ये स्पॉन्टेनियसली ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, there will be a loss of potential energy of position and that is why delta G is less than 0। ठीक है, and this makes this reaction or this process exergonic। ठीक है, तो ये exergonic process है, इसका delta G 0 से नीचे है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, there is coupling of reactions। तो यहाँ पे अगर इस बड़े ऑब्जेक्ट को पुल्ली और स्ट्रिंग के थ्रू इस छोटे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये जो छोटा जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर आता चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट कपलिंग ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों को कपल कर दिया गया है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि बेस है रखा हुआ है, इन दोनों को आपस में कपल कर दिया है, मतलब इनको आपस में बांध दिया है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है साइज में, अगर ये बराबर होता है इसके तो क्या होता, तो ये नीचे नहीं आ सकता था। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे ही रहता, ये भी अपनी पोजीशन पे रहता और ये अपनी पोजीशन पे रहता, ये नीचे नहीं आ सकता था अगर दोनों का सेम, इसका भी अगर सेम साइज होता और सेम साइज और सेम वेट होता जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का है।
तो दिस ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी लार्जर, ये बड़ा होना चाहिए, इसका साइज और वेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये इसको ऊपर लेके आएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसको ऊपर लेके आएगा। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल एग्जाम्पल है जिससे कि आप एनर्जी कपलिंग को इजीली समझ सकते हो। वहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, केमिकल एग्जाम्पल। तो इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, दो रिएक्शंस हैं। तो पहला है ये सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज एंड फॉस्फोरल ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें जो डेल्टा जी है दैट इज, ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर का अप एरो है, मतलब कि ये पॉजिटिव है, यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नीड्स एनर्जी। वहीं पे दूसरा रिएक्शन देखेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी प्लस पीआई। आप देख सकते हो ऊंचा बनाया हुआ है, ये एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एनर्जी, यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, और ये जो है काफ़ी ऊंचा है। दैट मीन्स कि जो ये दिस इज हाईली एक्सर्गोनिक। तो इसका जो डेल्टा G2 है, चेंज इन फ्री एनर्जी है, दैट इज हाईली नेगेटिव, हाईली एक्सर्गोनिक, हायर देन, जितना ज़्यादा इससे एनर्जी रिलीज होगी उससे कम एनर्जी इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है इस रिएक्शन में, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। और तो हमारी बॉडी में क्या है, ये दोनों जो रिएक्शंस है कपल्ड है। कपलिंग के बाद क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। इसमें जो डेल्टा G3 है, दोनों इंडिविजुअल रिएक्शंस के डेल्टा G को एड अप कर देते हैं, तो उससे ये डेल्टा G3 आया, विच इज एक्सर्गोनिक बट लिटिल लेस एक्सर्गोनिक एज कंपेयर टू डेल्टा G2। ठीक है, तो दिस इज इट। तो इसमें वही बात, अब इसको अगर देखें तो अगर माना ये स्ट्रिंग और पुल्ली ना लगा होता तो ये जो ऑब्जेक्ट जब नीचे आता तो ये हायर स्पीड के साथ नीचे आता, ये हायर स्पीड के साथ नीचे आता। ठीक है, तो इसका जो डेल्टा जी है वो ज़्यादा नेगेटिव होता, ये ज़्यादा एक्सर्गोनिक होता। लेकिन अब जब क्योंकि इसको इसके साथ बांध दिया गया है तो अब इसके नीचे तो ये आएगा ही, लेकिन इसकी जो स्पीड है नीचे आने की वो घट जाएगी। तो इसका जो बांधने के बाद अब जो इसका डेल्टा जी है वो थोड़ा सा कम एक्सर्गोनिक होगा, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एनर्जी कपलिंग। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो एंडरगोनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वहीं पे जो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। ठीक है, वहीं पे अगर आप ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके बनने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इट इज़ अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एटलीस्ट इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स रिएक्टेंट्स। तो जब इसके बनने में एनर्जी लगती है लेकिन इसके ब्रेकडाउन में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होगा तो फिर इससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वहीं पर एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि एटीपी के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू इट्स रिएक्टेंट्स। तो जब रिएक्टेंट से वापस एटीपी बनाना होता है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये फिर एंडरगोनिक रिएक्शन हो जाता है। जो रिवर्स रिएक्शन है ये एंडरगोनिक है। ठीक है, वैसे इसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो एक्सर्गोनिक है। ये भी आप समझ लीजिए। और आज के लिए अभी इतना ही है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।